गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर का चौहान वंश और इसमें पढ़ेंगे हम हम्मीरदेव चौहान के समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया था उसके बारे में। इससे पहले हम जानकारी ले चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार जहन के दुर्ग को अपने अधीन किया था और किस प्रकार उसने अपने एक महत्वपूर्ण सेनापति नुसरत खां को खोया था। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को नुसरत खां के मरने की खबर मिलती है तो वह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर और रणथंभौर की ओर प्रस्थान करता है और यहाँ रणथंभौर आके वो रणथंभौर दुर्ग को घेर डालता है, नए सिरे से रणथंभौर दुर्ग को घेर डालता है। लेकिन रणथंभौर दुर्ग है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान होती है इससे पहाड़ियों के द्वारा कि इसको जीतना इतना आसान नहीं था। तो इस वजह से इसने कई दिनों तक कई महीनों तक इस दुर्ग का घेरे डाले रखा, इसको सफलता की कोई उम्मीद नहीं मिली। तो फिर इसने धोखे से काम लिया। हम्मीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, एक का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। तो इसने संधि वार्ता के लिए रतिपाल को बुलाया और रतिपाल को बुलाया तो पहले तो इसको खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद इसके ऊपर इमोशनल अत्याचार किया। वो कैसे कि भाई इतनी दूर से आया हूँ मैं और इतना बड़ा शासक हूँ, अगर यहाँ से बिना कुछ हासिल किए मैं लौट गया तो मेरी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचेगा। तो इस वजह से तू कुछ ऐसा कर कि मैं यहाँ से कुछ तो हासिल करके जाऊँ। तो इसने रतिपाल को ऐसा प्रलोभन दे दिया कि इस रणथंभौर दुर्ग को मैं जीतने के बाद यहाँ मुझे राज्य नहीं करना है, यहाँ का जो मुझे केवल जीतना है और जीत के इसका जो प्रशासन है वो मैं तुझे सौंप जाऊंगा। तो इस प्रलोभन में रतिपाल फंस जाता है और फंस जाता है तो इन दोनों के मध्य ये बात हो जाती है कि फलानी रात को और मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण जो मोर्चाबंदी है बुर्जों से वो गेटों से मोर्चाबंदी हटा लूंगा और तुम अपनी सेना का लेकर एंटर कर जाना। तो इसने दुर्ग में जाके अंदर जाके रणमल को भी अपनी साइड मिला लेता है ये रतिपाल। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रणमल और रतिपाल किसके सेनापति थे? हम्मीरदेव चौहान के। अलाउद्दीन खिलजी के समय हम्मीरदेव चौहान के कौन से सेनापतियों ने धोखा दे दिया था? तो वो थे रतिपाल और रणमल। तो अब देखिए जब रात्रि का समय आया शर्त के अनुसार इस रतिपाल और इस रणमल ने इन दोनों ने क्या किया कि कुछ महत्वपूर्ण जगह से मोर्चेबंदी हटा ली और मोर्चेबंदी हटा ली तो इधर से जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो दुर्ग में एंटर कर जाती है। अब इंटर कर जाती है तो केवल और केवल फिर क्या विकल्प बचता है? युद्ध का विकल्प बचता है। तो इसमें हम्मीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। हम्मीरदेव चौहान केसरिया बाना धारण करके और टूट पड़ते हैं शत्रुओं पर, क्योंकि उनको पता होता है कि अब हमारे पास जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि शत्रु सेना है वो चढ़ाई है ऊपर। तो इस वजह से हम्मीरदेव चौहान और इसकी सेना ने केसरिया बाना धारण करके इन पर अटैक कर दिया और हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में होता है केसरिया। इनकी एक रानी थी रंग देवी और एक बेटी थी देवल दे। तो रंग देवी ने अग्नि का जोहर किया, क्योंकि रानियां ऐसे राजपूत रानियों की एक परंपरा होती है, रीति होती है, परिपाटी होती है कि जब भी ऐसा लगता है कि वो शत्रुओं के हाथ में जाने वाली हैं, चंगुल में फंसने वाली हैं, तो वो अपनी इज्जत या सतीत्व की रक्षा करने के लिए स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर लेती थी, अपने प्राण त्याग देती थी। तो रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया था, अग्नि जोहर। और इस देवल दे ने पद्मला तालाब, एक रणथंभौर दुर्ग में एक तालाब है पद्मला तालाब, इस पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है और देवल दे जल जोहर कर लेती है। तो 1301 ईस्वी में ये राजस्थान का प्रथम साका होता है। साका क्या होता है? एक तो होता है जोहर, जोहर होता है राजपूत स्त्रियों के द्वारा जो अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राण त्याग देती हैं। और केसरिया, एक होता है केसरिया, राजपूत जो योद्धा होते हैं जब उनको जीत की कोई उम्मीद नहीं होती है तो वो भूखे शेर की भांति शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इसको तो बोलते हैं केसरिया और स्त्रियों द्वारा अपने प्राण त्यागना बोलते हैं जोहर, सतीत्व की रक्षा के लिए। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो इसको बोलते हैं साका। तो ये राजस्थान का प्रथम साका था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर में हुआ था। जोहर हुआ था रंग देवी के नेतृत्व में और ये हुआ था अपना केसरिया हुआ था हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में। तो देखिए फिर यहाँ पे इस दुर्ग को जीतने के बाद 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को अपने अधीन कर लेता है। तो यहाँ इसका एक दरबारी कवि है, उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर
खुसरो। तो यह अमीर खुसरो ने इस रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा स्टेटमेंट दिया था इसने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद। कुफ्र बोलते हैं जो इस्लाम धर्म में विश्वास ना करे, तो आज कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया था। इस तरीके से स्टेटमेंट दिया था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था उलूग खां को। प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उलूग खां को प्रशासक। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीतने के बाद वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो वो किया था उलूग खां को। अब देखिए हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान के दो बेटे होते हैं, एक का नाम तो रामदेव बताया जाता है और एक का बताया जाता है रतन सिंह। इनको युद्ध से पहले ही रामदेव और रतन सिंह को पहुंचा दिया जाता है चित्तौड़गढ़, और रामदेव निकल जाता है गुजरात की ओर। तो चित्तौड़ में यहाँ पर इनकी रतन सिंह की या हमीरदेव चौहान के वंशजों की कुछ जागीरें हैं, कुछ ठिकाने मिलते हैं, तो ये निकल जाते हैं इधर, और इस तरीके से रणथंभौर के चौहान वंश का होता है पतन। देखिए राजस्थान का जो राजपूत शासक था जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, वो था कौन? हमीरदेव चौहान, जिसने अपने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बताते हैं कि कर्ण ने तो केवल कवच और कुंडल दान में दिए थे, राजा बलि ने 3 पग भूमि दी थी, यानी अपना राज्य दे दिया था। ऐसे ही एक राजा हुए थे शिवी, उन्होंने अपने शरीर से निकाल के मांस दिया था, लेकिन हमीरदेव चौहान ने तो अपना पूरा परिवार खो दिया, स्वयं के प्राण त्याग दिए, स्वयं के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना राज्य न्यौछावर कर दिया। तो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका बलिदान बताया गया है किसका? हमीरदेव चौहान का। इनके बारे में एक दोहा प्रचलन में है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण लिए हैं कि जैसे सिंह एक रास्ते से जिससे निकल जाता है फिर दोबारा उससे नहीं आता है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, ये एक सत्पुरुष व्यक्ति अगर कोई वचन दे दे तो फिर वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, बोलते हैं कि बताते हैं कि केले में भी एक बार ही फल आता है। ऐसे ही त्रिया तेल हमीर हट, त्रिया बोलते हैं स्त्री को, जब किसी लड़की का विवाह होने वाला है तो ऐन मौके पर जब बारात उनके वहाँ पहुँच जाती है, जब तेल चढ़ाने की एक रस्म होती है, क्योंकि तेल चढ़ाने के बाद आधा विवाह संपन्न मान लिया जाता है, फिर दोबारा तेल नहीं चढ़ता है। अगर बाई द वे बर है वो टाइम से अगर नहीं पहुँच पाता है तो एनी हाउ कंडीशन किसी न किसी से विवाह करना ही होता है। तो ऐसे ही एक बार जब हमीर ने कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता है। यहाँ पर ये आस है इस बात का। तो हमीर ऐसा शासक हुआ है जो अपने हट के लिए बहुत प्रसिद्ध था, अपने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाला, प्राण न्यौछावर करने वाला या शत्रु के प्राण हरने वाला एक शासक था। उसके बाद देखिए जब रणथंभौर पर इनका अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, तो फिर इसने रतिपाल और रणमल जो बड़े खुश होकर राज्य पाने की चेष्टा से उसकी तरफ देख रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, कि भाई अब तो हमें जीत मिल गई है और अब हमें रणथंभौर का राज्य मिलने वाला है। तो जैसे ही ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश हुए तो इन्होंने राज्य की पेशकश की कि भाई अब जीत चुके हो तुम, हमें राज्य दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा कि जब तुम अपने शासक अपने राजा के वफादार ना हुए तो तुम मेरे साथ क्या वफा करोगे। तो ये कहते हुए इन्होंने रणमल और रतिपाल दोनों की हत्या कर दी। जब युद्ध भूमि में वो इधर उधर सब लोग इधर उधर पड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, तो उनकी नज़र पड़ी थी मंगोल सेनापति के मोहम्मद शाह पर। तो मोहम्मद शाह से अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि बताइए अगर हम तुम्हारा अच्छे तरीके से उपचार करके तुम्हें स्वस्थ कर दें, घायल हो गया था युद्ध में, तो अगर हम तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारा उपचार करके तुम्हें स्वस्थ कर दें तो तुम्हारा मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले तो मैं तुझे कत्ल करूंगा, और कत्ल करने के बाद हमीरदेव चौहान का कोई भी वंशज बचा हुआ है, कोई भी बेटा बचा हुआ है, तो उसको रणथंभौर की गद्दी पे बैठाऊंगा। तो ऐसा सुनकर अलाउद्दीन ने कहा कि काश ये वफादारी तुम्हारी मेरे प्रति होती, काश ये वफादारी तुम्हारी मेरे प्रति होती तो क्या अच्छा होता, कैसा अच्छा होता है। तो ऐसे कहते हुए हाथी के पैर से इनको कुचलवा दिया और अच्छे तरीके से इसका अंतिम संस्कार फिर करवाया गया था। सम्मानजनक तरीके से इसका मोहम्मद शाह का जो अंतिम संस्कार है वो करवाया गया था। तो इस तरीके से रणथंभौर के जो चौहान वंश हैं, चौहान शाखा है, वो होती है ख़त्म।
अब देखिए कुछ हम्मीरदेव चौहान के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है। अब देखिए हम्मीरदेव चौहान के एक दरबारी कवि थे, हम्मीरदेव चौहान के दरबारी कवि, उनका नाम था बीजादित्य। पूछ ले, याद रखना। इनके जो गुरु थे, जहाँ से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम था राघव देव। इनके जो पुरोहित थे, उनका नाम था विश्वरूप। ठीक है, इज दैट क्लियर? इनका नाम था विश्वरूप। और इनकी जो प्रकृति थी वो ऐसी थी, दान देने वाली, तो इस वजह से इनको चौहानों का कर्ण भी कई जगह लिखा है। और कई बताते हैं कि ये युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए नहीं मारे गए थे, इनको जीत मिल गई थी। इतिहासकारों ने लिखा है कुछ ने कि इनको जीत मिल गई थी, तुर्कों से ये जीत चुके थे। लेकिन जैसे ही चौहानों की जो सेना है वो तुर्कों के झंडे छीन के वापस दुर्ग की ओर लौट रहे थे, तो उन्होंने रानियों ने सोचा कि भाई हमारे झंडे तो अलग कलर के हैं, इनके झंडे हरे रंग के हैं, तो हो ना हो हम परास्त हो चुके हैं, हम हार चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने कर लिया जौहर का अनुष्ठान। रानियों ने, उनको नहीं पता था कि ये हमारे ही सैनिक हैं जो उनके झंडे पताका छीन के आ रहे हैं, तो उन्होंने तो कर लिया जौहर। जब ये बात हम्मीरदेव चौहान को पता लगी तो इन्होंने अपना जो गर्दन है काट के, सिर काट के भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। कुछ ऐसा वर्णन भी मिलता है। तो आराम से हमने हम्मीरदेव चौहान जी के बारे में इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो ले ली है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यूँ तो अब तमाम पुस्तकें हैं, तमाम उनमें कहानियाँ दी गई हैं, तो उनको तो क्या देखें, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें तो ये है कि आराम से आप और भी थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। यहाँ पर केवल हमें गागर में सागर भरना है, यानी बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें हासिल करनी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मेरे द्वारा दे दी गई है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।